जिस भी शहर में आप जमीन ले रहे हैं, सबसे पहले उसका मास्टर प्लान जो होता है उसको हम लोग जरूर से देखें। वहाँ पर जाके हम समझें कि जो आपका शहर है उसका विकास किधर की तरफ हो रहा है। एक ब्रोकर के सहारे नहीं, आप कम से कम 7-8 ब्रोकर्स को कनेक्ट कीजिए, तो हर ब्रोकर अपने अपने हिसाब से आपको एक जेन्युइन रेट का आइडिया दे देगा। जो भी जमीन हम लोग लेते हैं उसके आसपास सेक्टर रोड्स का होना जरूरी है। सेक्टर रोड्स के मतलब ये है कि जहाँ चौड़ी चौड़ी डामर सेक्टर रोड्स हो, जिससे कनेक्टिविटी हम लोगों की ज्यादा अच्छे तरीके से बढ़ती है। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट को लेकर, उसके रिक्वायरमेंट्स को लेकर बहुत सारे सवाल आपके मन में आते हैं। उन तमाम सारे सवालों का जवाब हम एवीएम प्रॉपर्टी के यूट्यूब चैनल पर वीडियोस के जरिए आपके लिए हमेशा लेकर आते हैं। रही बात जमीनों में इन्वेस्टमेंट की, तो उससे जुड़े हुए सारे सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं आज के इस वीडियो में, इसलिए लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ, और इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ इस वीडियो में मौजूद है मिस्टर अवनीश वैद सर। सर मोस्ट वेलकम। थैंक यू चेतना जी। सर, जमीनों में इन्वेस्टमेंट की आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में, तो आपसे मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगी कि हम किसी भी जमीन की कीमत को कैसे पता करें। चेतना जी, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा कि किसी भी जमीन की सही कीमत जानने के लिए हमें क्या करना चाहिए। देखिए, दुनिया की सबसे जो महंगी चीज़ें हैं उनकी कोई एमआरपी नहीं होती। अपने अंदाजे से उसके अंदर हम लोग कुछ हद तक उसकी कीमत डिसाइड करते हैं कि कौन सी जमीन हमको कितनी पसंद आती है। फिर भी इसके जो कुछ थंब रूल्स हैं वो मैं आपके सामने शेयर करता हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि वो अपने स्टेटस के लिए, अपनी खुशी के लिए एक जिंदगी में एक ना एक जमीन तो खरीदे ही खरीदे जी। और उसी के लिए वो पूरी जिंदगी 3 काम जरूर करता है: हाथा जोड़ी, माथा फोड़ी और भागा दौड़ी। ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने। तो इसके लिए बेसिकली सबसे पहली चीज है कि कोई भी जमीन जब आप खरीदते हैं, आपको उस एरिया के जो लोग हैं, वाशिंदे हैं, उनसे जरूर कनेक्ट करना चाहिए। जमीन पर जाकर यथास्थिति आपको समझना चाहिए कि लास्ट यहाँ पर जो जमीन के सौदे किस रेट में, कितने रुपए गज या फीट के हिसाब से हुए हुए। ठीक है, इसके बाद के अंदर आप लोगों को वहाँ जो भी कोई ब्रोकर्स हैं उस एरिया के, उनको कनेक्ट करना चाहिए। और उनका काम होता है आपको एक साथ में वो 15, 20, 25 प्रॉपर्टीज दिखलाते हैं और आपको समझाते हैं कि इसकी कीमत ये है, इसकी कीमत ये है। जमीनों की कीमत क्या है कि अलग अलग रोड के हिसाब से, दिशा के हिसाब से, जो अपना प्लॉट्स हैं उनके फ्रंट के हिसाब से वेरी कर सकती है, अलग अलग रेटें हो सकती है। लेकिन फिर भी जब आप काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, वहाँ के जो वाशिंदे होते हैं, जो रहने वाले हैं, यहाँ पे फल बेचने वाले हैं, प्रेस करने वाले हैं, किराना स्टोर वाले हैं, वो आपको नॉर्मली एक अच्छी आइडिया दे देते हैं। प्लस आप ब्रोकर जो होते हैं, जब एक ब्रोकर के सहारे नहीं, आप कम से कम 7-8 ब्रोकर्स को कनेक्ट कीजिए, तो हर ब्रोकर अपने अपने हिसाब से आपको एक जेन्युइन रेट का आइडिया दे देगा। इसका दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका ये है कि वहां पर हम ये देखें कि इस समय रेंट कितना चल रहा है उन जमीनों का, जो आप बड़े आराम से मालूम कर सकते हैं। किसी भी जमीन में अगर कोई टेनेंट रहता है, हम मालूम कर सकते हैं कि वो कितना रेंट देता है। नॉर्मली एक जो कैलकुलेशन है, थंब रूल है, वो करीब 25 से 35 पैसे सैकड़े का ब्याज जमीनों के रेंट में आता है। तो उसी के हिसाब से आप जमीन को कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने रुपए की होनी चाहिए। मान लीजिए किसी चीज का जमीन का रेंट 2500 रुपया महीने का है, इसका मतलब ये समझ लीजिए कि आप उस जमीन की जो कीमत है वो लगभग 10,000 रुपए प्रति गज के हिसाब से होगी, या प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से होनी चाहिए। ठीक है, इसका तीसरा और भी तरीका है। जब आप कोई भी जमीन लेते हैं, तो मैं पहले भी बतला चुका हूं कि कोई भी जमीन हमेशा ऐसी ही लेवे जो लोनेबल होनी चाहिए। तो आप उस जमीन के जो पेपर्स हैं वो बैंक में भी दे सकते हैं, और बैंक से भी मालूम कर सकते हैं कि इसकी कितना इसके ऊपर आप हमको लोन प्रोवाइड करा सकते हैं। तो चूंकि आपके लिए किसी भी जमीन को परचेज करना नया हो सकता है, लेकिन वो जो भी गैर वित्तीय संस्था या वित्तीय संस्था बैंक्स जो भी हैं, वो जब जमीनों को लेते हैं, रूटीन में जब उनका काम करते हैं, तो उनको उस एरिया का अच्छे से एक आइडिया होता है कि अप्रोक्सीमेटली क्या रेट्स होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ
पैरामीटर्स हैं। इसके अलावा हालांकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि संक्षेप में हम लोग जब बात कर रहे हैं तो इन पैरामीटर्स के बेस मानकर हम कुछ हद तक रेट्स को डिसाइड कर सकते हैं। बाकी तो मैंने आपको पहले भी बतलाया, डिपेंड करता है आपको किस हद तक कौन सी ज़मीन पसंद आती है, आप उसी के हिसाब से 10-15% का वेरिएशन ला सकते हैं। तो सर, ये तो आपने पैरामीटर्स बता दिए कि हम कीमत को कैसे पता लगा सके। मैं जानना चाहूंगी कि अगर हम किसी जमीन को अब खरीदना चाह रहे हैं, कीमत हमने पता कर ली है, तो वो खरीदने का तरीका क्या होता है, उसको आप डिटेल में देखिए, इसके लिए सबसे पहले जरूरी होता है कि हम जिस भी जमीन को ले रहे हैं वहां पर हमको हमेशा के लिए रहना है। तो सबसे पहले हम ये समझें कि वो लोकेलिटी हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर 3L वर्क करते हैं जमीन के अंदर। वो 3L है, लोकेलिटी, लोकेलिटी एंड लोकेलिटी जी। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि जिस भी शहर में आप जमीन ले रहे हैं, सबसे पहले उसका मास्टर प्लान जो होता है उसको हम लोग जरूर से देखें। वहाँ पर जाके हम समझें कि जो आपका शहर है उसका विकास किधर की तरफ हो रहा है, आसपास जो भी आधारभूत मूलभूत सेवाएं हैं वो किधर की तरफ बढ़ रही है, ठीक है। प्लस जो भी जमीन हम लोग लेते हैं उसके आसपास सेक्टर रोड्स का होना जरूरी है। सेक्टर रोड्स के मतलब ये है कि जहाँ चौड़ी चौड़ी डामर सेक्टर रोड्स हो, जिससे कनेक्टिविटी हम लोगों की ज़्यादा अच्छे तरीके से बढ़ती है। अगर किसी भी सिटी के अंदर रिंग रोड्स वगैरह बन रही हो तो कोशिश करें कि रिंग रोड के आसपास नज़दीक के अंदर कोई भी जमीन लेवें। मैं पर्टिकुलर चेतना जी जो बात कर रहा हूँ वो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। इसके बाद में जो भी हम जमीन लेवें वो लोनेबल जरूर होना चाहिए, इसका हमेशा आप ध्यान रखिए, क्योंकि आज जिस भी कीमत में आप जमीन लेते हैं कल 10 साल बाद उसकी कीमत उससे 4 गुना बढ़ जाती है। उस समय जिसको आप जमीन बेचेंगे उसको लोन की आवश्यकता जरूर होगी, उस पर लोन मिलेगा तभी वो उसकी कीमत ज्यादा से ज्यादा दे पाएगा। इसी के साथ इसके बाद में कुछ चीजें और भी हैं जिनको हमको देखना चाहिए। जो भी जमीन हम ले रहे हैं उसके आसपास में पार्क जरूर होने चाहिए, उसके पास स्कूल्स जरूर होने चाहिए, धार्मिक स्थल जो भी हैं वो होने चाहिए, रिक्रिएशन सेंटर होने चाहिए। और वहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है इन्वेस्टमेंट के लिए इट मस्ट बी कंपल्सरी कि वहाँ पर बहुत बड़ा सारा कमर्शियल मोल तो होना ही चाहिए, क्योंकि किसी भी प्रॉपर्टी की ग्रोथ तभी हो पाती है जब वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़ा कमर्शियल मॉल हो, जिसके कारण से फुटफॉल आता है। और लास्ट में एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, जब आप अपने रहने के मतलब से फ्यूचर प्लान करके आप किसी ज़मीन को लेते हैं तो उसके लिए ध्यान रखिए कि वहाँ पर ओपन ग्रीन स्पेस काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। कंस्ट्रक्शन जो एरिया है वो कम से कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन ओपन स्पेस होना ही चाहिए। छोटी छोटी पतली बंद गलियां या 30-30 फीट की सड़कों पे हमेशा अवॉइड करें। कोशिश करें कि 40 फीट या उससे ज़्यादा चौड़ी ऐसी सड़कें जहां पर करीब 60 to 75% ओपन एरिया हो, वहीं पर ज़मीन लेने की कोशिश करें, जो आपको फ्यूचर में बहुत अच्छी ग्रोथ दे सकती है। अवनीश सर ने बताया कि कीमत को आप कैसे देख सकते हैं, जमीन खरीदने का तरीका क्या है, ये आपने जान लिया है। अब बात करते हैं पेपर्स की, क्योंकि इसके बाद आते हैं पेपर्स की बारी। तो कौन कौन से ऐसे पेपर्स हैं जिनको हमें तैयार कर लेना चाहिए जमीन खरीदने से पहले, किन किन की नीड होती है? देखिए, सबसे पहले तो आप लोकेलिटी में जाके जमीन देखते हैं, आपको जमीन पसंद आती है तो सबसे पहला जो फॉर्मेट होता है उसका एडवांस देना होता है। एडवांस से पहले आप अपने जिस ब्रोकर के थ्रू प्रॉपर्टी ले रहे हैं या डायरेक्ट ले रहे हैं उनको बोलिए कि उस प्रॉपर्टी के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप बतलाएं। अब जमीनों के कई तरह के प्रकार हो सकते हैं, वो कमर्शियल हो सकती है, रेजिडेंशियल हो सकती है, इंस्टीट्यूशनल हो सकती है, कृषि भूमि हो सकती है, सभी तरह की होती है। लेकिन इनमें कुछ पेपर्स हैं जो नॉर्मली सेम होते हैं। जैसे इनिशियल स्टेज के ऊपर इसका चेन ऑफ डॉक्यूमेंट जो हम लोग बोलते हैं, तो उसकी जनरेट कहाँ से हुआ था, उसका आरक्षण पत्र होता है या उसका कब्जा पत्र होता है, इसके बाद में उसकी रजिस्ट्री होती है, उसका पट्टा होता है। इन सारी चीज़ों को जरूर से देखें। कोशिश करें कि आप जिस भी ज़मीन को लेवें उसका
जेडीए पट्टे की फ्री होल्ड पट्टे की जमीन लेवें। जी। फ्री होल्ड पट्टे की जमीन लेने से आपको फर्क ये पड़ता है कि उसका ड्यू डिलिजेंस है, वो संबंधित जो भी अथॉरिटी है जो मॉनिटरिंग करती है पूरी जमीनों की, वो सारा उसका चेक कर लेते हैं कि कौन से पेपर्स की उसकी कमी होती है। यदि उसके अंदर सिस्टर्स या लेडीज का कोई हक होता है तो उसके अंदर हक त्याग पत्र भी आप जरूर ले लें। जी। और जो भी जमीन खरीदते हैं वो किसी नाबालिग की ना हो, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हमको चेक कर लेना चाहिए। लंबी फरिस्त है ये, लेकिन फिर भी मैं ज्यादा बेटर है कि इसके लिए आप जो भी आपका बैंकर हैं जिनसे आप लोन ले रहे हैं उनको आप जरूर से उन डॉक्यूमेंट्स को चेक करा लें। आपके एडवोकेट जो हैं उनको चेक करा लें, वो आपको काफी सारी चीजें उसमें बतला देगा कि ये चीजें होनी जरूरी है। तो ये तो हो गई सारी प्रिपरेशन जमीन खरीदने की। अब मान लीजिए रजिस्ट्री हो गई है। हाँ। रजिस्ट्री के बाद कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिन्हें ध्यान में रखना चाहिए? देखिए, जब तक किसी भी प्लॉट की रजिस्ट्री नहीं होती तब तक आपकी वो जमीन होती नहीं है। लेकिन अमूमन कुछ लोग ये गलती करते हैं कि जैसे ही जमीन की रजिस्ट्री होती है वो उस जमीन पर अपना मालिकाना हक समझने लग जाते हैं। तो इसका सिस्टम ये है कि रजिस्ट्री रजिस्ट्रार कार्यालय में होती है जी। सेकंड, उसके बाद में जो अथॉरिटी होती है, मैं अगर जयपुर की बात करूं तो जेडीए, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो जो भी पुराने पेपर्स हैं उनकी फिर से उसकी जांच करता है। रजिस्ट्रार ऑफिस में जब रजिस्ट्री होती है उसके बाद में सेम प्रॉपर्टी का अपने हक में नाम ट्रांसफर कराना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जब तक उसका आपके हक में जेडीए में नाम ट्रांसफर नहीं होता, सही मायने में वो जमीन आपकी होती ही नहीं है। काफी लोग इस बात को नहीं समझते हैं। जब नाम ट्रांसफर हो जाता है उसकी कुछ फीस लगती है और उसके बाद में उसका कब्जा और नाम पूरी तरीके से आपके हो जाता है। उसके बाद में उसका पट्टा जो है वो भी आपको फ्री होल्ड पट्टा निकलवा लेना चाहिए, ताकि कोई भी पुरानी जो कमियां हैं पेपर्स में वो सारी की सारी जेडीए या जो भी संबंधित जिस शहर की अथॉरिटी है वो चेक करके आपको हमेशा हमेशा के लिए एक फ्री होल्ड पट्टा प्रोवाइड करवा देती है, जिसके बाद में आप कंफर्म हो जाते हो कि हाँ अब इनके पेपर्स में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद में एटलीस्ट मैं तो यही कहूंगा, जो भी प्रॉपर्टी आप लेते हो उसमें एक छोटा सा कमरा और बाउंड्री वॉल बनवा कर आपका नाम और प्रॉपर्टी का नंबर दिखवा कर आप सुरक्षित हो जाइए। उसके बाद आप ये मान लीजिए कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो हमेशा आपको ग्रोथ देती रहेगी। उसमें किसी भी तरह के झगड़े, टंटे, डबल पट्टा या किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आप फेस नहीं करेंगे। ग्रोथ देती रहेगी। सिक्योरिटी के लिए भी आपने बता दिया कि क्या कर लेना चाहिए जमीन लेने के बाद। तो आपने इस वीडियो में अच्छे से जान लिया कि कीमत आपको कैसे पता करनी है, किस बातों का ध्यान में रखकर आपको जमीन खरीदनी है, रजिस्ट्री से पहले क्या ध्यान रखना है और रजिस्ट्री के बाद आपको क्या ध्यान रखना है। तो अगर आप भी प्लान कर रहे हैं जमीन में इन्वेस्ट करने का तो ये वीडियो आपके कितने काम का है ये तो पता चल जाएगा आपके कमेंट के बाद। और अगर आपका कोई दोस्त, रिश्तेदार या फिर कोई भी जानने वाला जमीन में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है तो फटाफट से वीडियो शेयर कर दीजिएगा। और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी सारी जानकारियों के लिए एवीएम को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, इतनी डिटेल में ब्रेकडाउन करके बताने के लिए और ज़मीनों से जुड़ने के लिए, इन्वेस्टमेंट से जुड़े के लिए, सारी बातें जानने के लिए आप एवीएम के प्रॉपर्टी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ऐसे ही वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। अधिक जानकारी के लिए आप एवीएम प्रॉपर्टी यूट्यूब चैनल के इन सभी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को भी जरूर से देख लीजिए। आप चाहें तो अपने रुपयों को तेजी से मल्टीपल फोल्ड्स में बढ़ाने के लिए स्वयं राजस्थान सरकार द्वारा जयपुर के अजमेर रोड और रिंग रोड के बीच बसाई गई 6400 बीघा बड़ी फ्यूचरिस्टिक ग्रीन स्मार्ट सिटी को भी देखकर समझ सकते हैं, जो कि जयपुर की पूरी वॉल सिटी परकोटे से भी काफी ज्यादा बड़ी है। सेज के ब्लॉक ई पालड़ी में लगभग 2100 रेजिडेंशियल प्लॉट्स पर करीब 50% यानी कि 1100 कमर्शियल प्लॉट्स का बहुत बड़ा कमर्शियल स्पेस चिन्हित है और केवल 25% कंस्ट्रक्शन के सामने लगभग 75% ओपन ग्रीन एरिया की फ्री होल्ड पट्टे वाली जेडी अप्रूव्ड लोनेबल जमीनें किसी भी दूसरी जगह के मुकाबले बहुत ही ज्यादा सस्ते में मिल रही हैं। निर्णय भी आपका और फैसला भी आपका। मिलते हैं सुरक्षित तरीके से रुपयों को तेजी से बढ़ाने वाले दूसरे वीडियो में। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।